सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर चलते चलते जो भी मिले यह भी सही वह भी सही, किंतु भागूंगा नहीं, हो कुछ भी हार मानूंगा नहीं, हो कुछ भी हार मानूंगा नहीं। दोस्तों, मैं श्याम सुंदर पाठक, असिस्टेंट कमिश्नर, आज जो आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ उसमें मैं आज आपको पीसीएस की प्री परीक्षा के सेकंड पेपर सीसेट के बारे में बताऊंगा और एक यही मैसेज आपको देना चाहूँगा, हो कुछ भी आपको हार नहीं माननी है। ठीक है, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी मेहनत करते चलना है, आप निश्चित रूप से कामयाब होंगे। तो आइए सबसे पहले आज हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के पीसीएस परीक्षा के प्री परीक्षा के सेकंड पेपर यानी सीसेट जिसको आप कहते हैं उसमें क्या पूछा जाएगा। तो मैं पहले शॉर्ट में समझा दूं। इसमें कॉम्प्रिहेंशन आएगा, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे। 10वीं तक की परीक्षा, 10वीं तक के आपकी प्रारंभिक गणित, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे और 100 सवाल होंगे, 200 क्वेश्चन, यानी हर सवाल 2 नंबर का होगा। 1/3 निगेटिव मार्किंग है और ये क्वालिफाइंग नेचर का है, अर्थात आपको केवल 33 क्वेश्चन यानी 33 सवाल सही करने हैं। यानी कि यदि अंकों में इसे मैं परिवर्तित करूं तो आपको 66 नंबर 66 नंबर लाने हैं। तो ये क्वालिफाइंग है। मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूं पहले, क्वालिफाइंग में अक्सर करके कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसको हल्के में ले लेते हैं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, दुश्मन को कभी हल्के में मत लीजिए। और यहाँ तो ज़रा सी भी चूक और आपकी पूरे साल की मेहनत ख़त्म। बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। आपका सीसेट अच्छा है तो भी पूरी मेहनत कीजिए, नहीं अच्छा है तो भी मेहनत करनी है, क्योंकि यदि ये पेपर क्वालिफाई नहीं होगा, कई बार ऐसा हुआ है, ऐसे हज़ारों बच्चों के साथ हुआ है कि उनका फर्स्ट पेपर में वो क्वालिफाइंग थे, मतलब वो मेरिट के अंदर थे, लेकिन सीसेट में वो जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, 33 सवाल नहीं सही कर पाए, 66 नंबर नहीं ला पाए और उसकी वजह से बाहर हो गए। ऐसा हज़ारों बच्चों के साथ होता है, हर साल होता है। आप सोचिए ये कितना कितना तकलीफ़ होती है कि जब आप फर्स्ट पेपर में तो आप कट ऑफ से ज़्यादा नंबर ला रहे हैं, सेकंड पेपर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से आपकी सारी मेहनत खत्म हो गई। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपसे फिर इस बात को कहूँगा, आपका सीसेट अच्छा है तो भी बिल्कुल लापरवाही की आवश्यकता नहीं है। बहुत गहराई से अपनी को तैयार करके चलना है और 33 सवाल यानी 33 क्वेश्चन के चक्कर में पड़कर आप कोशिश कीजिए कि मेरे कम से कम 40 क्वेश्चन सही हों, ताकि यदि किसी वजह से 1-2 सवाल का मार्जिन हो जाए तो आप 33 तक तो कम से कम पहुंच जाएं। होता यह है कि हम 33-34 के आसपास पहुंचने की कोशिश करते हैं और कई बार कुछ क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, कुछ के आंसर, कुछ आप जो सोच कर चल रहे हैं वो आयोग उसको कुछ और मानता है और आप उनसे भाग हो जाते हैं। वो बड़ी दुखद स्थिति है। इसलिए कोशिश कीजिए कि मैं हर हाल में 40 क्वेश्चन 40 सवाल सही करके आऊँ हर कीमत पर, ताकि ये झंझट ही ख़त्म हो जाए कि मेरे 33 सवाल सही नहीं हैं। तो आइए हम सेकंड पेपर के विषय में आज डिटेल में जानेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा आपसे, क्या है इसका सिलेबस, पहले थोड़ा सा हल्का सा जान लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन आपसे मैं क्या होगा, आपको इसमें हिंदी और इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन होंगे और आपको उसी कॉम्प्रिहेंशन में से क्वेश्चन आंसर करने हैं। उसमें क्वेश्चन होंगे और उसी कॉम्प्रिहेंशन को पढ़कर आपको उसमें उसके जवाब देने। एक बात ध्यान रखिए, जब आप कॉम्प्रिहेंशन से आप उत्तर दे रहे हैं तो स्ट्रिक्टली कॉम्प्रिहेंशन पर ही बेस्ड रहिए, अपना बहुत दिमाग मत लगाइए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम अपनी बुद्धि लगाने लगते हैं और उत्तर गलत हो जाता है। सही गलत के चक्कर में मत पड़िए कि आपके हिसाब से ये होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन के हिसाब से उत्तर दीजिए। बस ये मेरा सबसे आपको ज़रूरी सलाह है। ठीक है, हो सकता है आपको लग रहा हो कि भाई ये उत्तर सही नहीं है, ये हो सकता है, लेकिन चूंकि कॉम्प्रिहेंशन पर बेस्ड है इसलिए वही उसका सही उत्तर है।
ठीक है ना। तो कॉम्प्रहेंशन को कैसे पढ़ना है, पहले पूरा पढ़िए, उसके बाद जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उन्हें अंडरलाइन कीजिए, कम से कम 2 से 3 बार उसको पढ़िए अच्छे से। हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले अलग अलग आएंगे, और उसको पहले आत्मसात करिए कहना क्या चाहता है। उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को ढूंढिए कि कॉम्प्रहेंशन के किस पार्ट से वो जुड़ा हुआ है, और ठीक वहीं से उसके उत्तर को ढूंढने की कोशिश कीजिए। अपनी बहुत ज़्यादा बुद्धि मत लगाइए, अपना बहुत ज़्यादा उसमें आपको वो नहीं लगाना है कि कॉम्प्रहेंशन तो ये कह रहा है लेकिन आपका दिमाग कुछ और कह रहा है। स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन कॉम्प्रहेंशन आपको उत्तर देने हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम कॉम्प्रहेंशन से जुड़े हुए जो सवाल हैं वो आपके सही हों। 2 कॉम्प्रहेंशन हिंदी के और 1 इंग्लिश का आया, और यदि हर एक से 3 से 4 सवाल आए तो लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रहेंशन के आएंगे। कोशिश कीजिए कि इसमें से लगभग सारे सवाल आपके सही हों। ये कैसे होगा, इसके लिए प्रैक्टिस कीजिए। जितने पिछले सालों के पेपर आ चुके हैं उनकी कॉम्प्रहेंशंस को सॉल्व कीजिए, उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि कॉम्प्रहेंशन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। देखिए, सी सेट पर मास्टरी करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, ठीक है। उससे आपको पेपर पैटर्न ज़्यादा अच्छे से पता चलता है कि कितने सवाल आएंगे, कैसे उन सवालों के उत्तर आपको देने हैं। तो आपको कॉम्प्रहेंशन पर ध्यान देना है। उसके बाद आपकी अंतर्वैयक्तिक क्षमता, जिसमें आपका संप्रेषण कौशल यानी कि आपका कम्युनिकेशन स्किल से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में मेरा आपसे ये कहना है कि प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं उससे जुड़े हुए कम्युनिकेशन स्किल के सारे सवालों को एक जगह लिख लीजिए। लगभग हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यदि 10 सवाल आ रहे हैं तो आप देखोगे तकरीबन 7 से 8 सवाल पिछले सालों के पेपर से ही लगभग मिलते जुलते होते हैं। यदि आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं तो मुझे कोई कारण नज़र नहीं आता कि आपके कम्युनिकेशन स्किल के सवाल गलत हों। आप तय मानकर चलिए, यदि आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लिया है तो कम्युनिकेशन स्किल के क्वेश्चन आप बड़े आसानी से हल कर लेंगे, बहुत कठिन सवाल नहीं होते। तो कॉम्प्रिहेंशन और कम्युनिकेशन स्किल से ही लगभग आप 20 सवाल हल कर ले जाएंगे। आपको 33 करने, बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा और देखना है। उसके बाद तार्किक और विश्लेषणात्मक योग्यता, ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा निर्णय क्षमता और समस्या समाधान, आपको डिसीजन लेने होंगे और कुछ प्रॉब्लम आपको दी जाएगी, उसका आपको समाधान ढूंढना है। देखिए, यहाँ भी मैं आपसे एक बात कहूँगा, जब आप निर्णय लेते हैं तो डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। डिसीजन कभी भी पसंद और नापसंद के आधार पर नहीं लिए जाते। डिसीजन कभी भी पसंद और नापसंद के आधार पर नहीं लिए जाते। आपको क्या पसंद है, आप क्या सोचते हैं, डिसीजन उसके आधार पर नहीं होते। डिसीजन औचित्य के आधार पर लिए जाते हैं, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, क्या उचित रहेगा क्या अनुचित रहेगा, ये नहीं कि क्या आपको पसंद है। तो निर्णय लेते समय आप औचित्य को देखिए, क्या सही है क्या गलत रहेगा, ठीक है। आपको क्या लगता है इससे बहुत मैटर नहीं करता। जैसे एक सवाल आया कि एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक व्यक्ति को एक गांव में गया वो टीका लगाने के लिए। अब उसको टीका लगाना है एक बच्चे को, वो देखता है कि एक गरीब का बच्चा है, ठीक है, एक ही टीका है। वहीं आपको एक प्रधान भी बैठा हुआ उस गांव का, उसके साथ भी उसका एक बच्चा है। प्रधान ने कहा, चूँकि प्रधान एक प्रभावशाली व्यक्ति है, वो कहता है कि साहब आप मेरे बच्चे के टीका लगा दीजिए। उधर एक गरीब बच्चा है, आपके पास एक ही टीका है, आप किसके लगाएंगे। अब आपका दिमाग कहेगा कि भाई गरीब है तो पहले इसके लगाना चाहिए। दूसरा दिमाग कहेगा भाई प्रधान है, प्रभावशाली व्यक्ति है, इसके पहले लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ पसंद और नापसंद नहीं चलेगी। औचित्य के आधार पर आपको डिसीजन लेना है। औचित्य क्या कहता है कि औचित्य क्या कहता है, आप किसी की टीका न लगा के अगले दिन आएंगे, 2 टीके लाएंगे, दोनों को लगाएंगे, क्योंकि आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते। तो कई बार क्या होता है, डिसीजन लेते समय आपको औचित्य देखना है कि क्या सही है। क्लियर, ये नहीं कि क्या आपको पसंद है, क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आपके हिसाब से गलत है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो मुझे लगता है कि यदि आपने प्रीवियस सीरीज के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किए हैं तो इस तरीके के सवाल, किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, किस तरीके से उनके उत्तर देने,
वो भी आप सीख जाएंगे। और ये इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि सिविल सेवक का जीवन जो है वो बेसिकली डिसीजन लेना ही है। जब आप सिविल सेवक बनेंगे तब आप महसूस करेंगे कि एक सिविल सेवक का पूरा जीवन डिसीजन मेकिंग ही है। वो डिसीजन लेता है, तरह तरह की नई परिस्थितियाँ आती हैं, हर बार वो परिस्थितियाँ डिफरेंट होती हैं और उन डिफरेंट परिस्थितियों में और एक डिसीजन बहुत कुछ बदलाव ला सकता है। इसलिए आपको औचित्यपूर्ण डिसीजन लेने हैं, ठीक है, कैसे निर्णय लिए जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को जोड़ा गया है। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर यदि आप सॉल्व करेंगे तो मुझे कोई रीज़न नहीं नज़र आता कि आप उस क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट, जनरल मेंटल एबिलिटी। जनरल मेंटल एबिलिटी यदि आपका अच्छा है बहुत अच्छी बात है, आपका प्लस पॉइंट है। नहीं अच्छा है प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएंगे, 10 से 12 सवाल आएंगे तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। 4-5 सवाल निर्णय क्षमता से आ जाएंगे, कम से कम 10 से 15 सवाल यहाँ से आएंगे जो है वो जनरल मेंटल एबिलिटी से। तो कोशिश कीजिए कि मेरे लगभग सारे सवाल सही हो जाएं यहाँ से। अब बात करते हैं गणित की, हाई अंग्रेजी की और हिंदी की। उसका सिलेबस को आयोग ने डिफाइन किया हुआ है। गणित में देख लीजिए आपके क्या क्या टॉपिक्स हैं। गणित में सबसे पहला है संख्या पद्धति, जिसमें प्राकृतिक, पूर्णांक, परमेय, अपरमेय, वास्तविक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं के विभाजक एवं अविभाज्य पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त एलसीएम और एचसीएम, और उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे। तो ये मानकर चलिए कि एलसीएम और एचसीएम में से एक सवाल 100% आ रहा है, ठीक है। औसत से एक सवाल एवरेज से आना ही आना है, क्लियर। एक सवाल अनुपात एवं समानुपात से आना है, एक सवाल प्रतिशत, एक सवाल तो मानकर चलिए कि इनमें से हर एक से आ रहा है, ठीक है। एक सवाल एवरेज से आना है, ठीक है, प्रतिशत से। एक सवाल लाभ हानि के क्वेश्चन से आएगा, लाभ हानि से। एक ब्याज एवं साधारण चक्रवृद्धि ब्याज से जुड़ा हुआ सवाल आएगा। काम समय और काम तथा समय के साथ एक क्वेश्चन हो गया, चाल समय तथा दूरी के साथ एक क्वेश्चन हो गया। लगभग 7 से 8 सवाल, 8 ही टॉपिक हैं, 8 सवाल तो मानकर चलिए कि यहाँ से हर एक से एक सवाल पूछा जा रहा है। यदि आपका मैथ अच्छा है, बहुत अच्छा है, फिर तो आप एक प्लस पॉइंट है आपका सीसेट की तरफ, आप बहुत मजबूत कदम से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यदि आपका मैथ अच्छा नहीं है, कई बार क्या होता है 8 साइड के बच्चे मैथ से बहुत डरते हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कठिन सवाल नहीं आते, बहुत कठिन सवाल नहीं आते, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। यदि आप 9th 10th की गणित की बुक को, मैथमेटिक्स की बुक को उठाकर यदि अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मुझे कोई कारण नज़र नहीं आता कि आप मैथ से सवाल सही नहीं कर सकते। यदि आपको मैथ नहीं आती है तो भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास हिंदी है, इंग्लिश है, कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल है, डिसीजन मेकिंग है, वहाँ से भी आप 33 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। इसलिए बहुत डरने की आवश्यकता नहीं। हाँ, आपका मैथ अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैथ अच्छा होना निश्चित रूप से आपकी तेज़ दिमाग का होना दर्शाता है। इसके बाद बीजगणित यानी कि अलजेब्रा से जुड़े हुए सवाल, जैसे गुणनखंड से जुड़े हुए सवाल आएंगे। इसके अलावा सरल युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, ओके, समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय, उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय, रिक्त समुच्चय, तो ये समुच्चय से जुड़ा हुआ एक सवाल, वेन आरेख से जुड़ा हुआ एक सवाल अक्सर करके हर साल आता है। तो एक सवाल आप गुणनखंड से मानिए, एक सवाल आप वेन आरेख और समुच्चय से मानकर चलिए, तो 2 सवाल यहाँ ज़रूर आ रहे हैं। इसके बाद रेखा गणित में आ जाइए तो यहाँ से भी एक सवाल आ रहा है, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, वृत्त की रचना एवं उनके गुण संबंधी प्रमेय तथा परिमाप एवं उनके क्षेत्रफल। एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, और एक क्वेश्चन गोला, समकोणीय वृत्ताकार बेलन, समकोणीय वृत्ताकार शंकु एवं घन के आयतन एवं प्रस्थ क्षेत्रफल, यानी कि शंकु, ठीक है, और गोला और बेलन, ठीक है, और घन, इनके साथ एक सवाल हो गया। और स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, सारणीयन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, संचयी बारंबारता, वक्र, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, समांतर माध्य, माध्यिकांक बहुलक। तो ये मानकर चलिए कि समांतर माध्य, माध्यिकांक बहुलक से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आ रहा है, क्लियर। एक आध सवाल पाई चार्ट और इनसे आता है, तो लगभग 15 से 20 सवाल, 15 सवाल तो मानकर चलिए कि आपकी गणित के आएंगे ही आएंगे। बहुत कठिन सवाल नहीं होते। यदि आपने गणित को ठीक से पढ़ा है तो आप हर हाल में
सवाल सही कर ले जाएंगे। जो बच्चे एसएससी वगैरह एग्ज़ाम की तैयारी करते रहते हैं या जिनका मैथ अच्छा होता है ओबियसली बात है उनको लिए बहुत प्लस पॉइंट है। लेकिन यदि आपका मैथ बहुत अच्छा नहीं भी है तो भी प्रैक्टिस ज़रूर करिए। मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आपका मैथ अच्छा होना ही चाहिए, ठीक है, कि बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ कैलकुलेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यदि किसी सिलेक्शन के बाद यदि किसी ऐसे विभाग में आ गए जहाँ बहुत ज़्यादा गणना कैलकुलेशन की आवश्यकता है तो ये मैथ आपके काम आएगी। इसलिए मैथ से बहुत भागने की आवश्यकता नहीं है। देखिए सिविल सर्विस में हर सब्जेक्ट को इसलिए पढ़ाया जाता है और मैथ खास तौर से इसलिए है क्योंकि मैथ हमको एक रीजनिंग पावर देता है, सोचने की, समझने की, एनालिसिस करने की, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इंग्लिश का मैंने जैसा बताया लगभग 10 से 15 सवाल आएंगे। तो कॉम्प्रहेंशन, एक कॉम्प्रहेंशन आएगा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में से एक आएगा, पार्ट ऑफ स्पीच, इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए पार्ट ऑफ स्पीच में से क्वेश्चन हो गया, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में से क्वेश्चन हो गया, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। वर्ड मीनिंग एक जरूर मानकर चलिए आ रहा है, वोकैबुलरी एंड यूजेस ये आ रहा है। इसके बाद ईडियम एंड फ्रेजेस, तो ये कम से कम 1 से 2 सवाल ईडियम एंड फ्रेजेस से आ रहे हैं और फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। तो यानी कि कम से कम 10 से 12 सवाल इंग्लिश के आ रहे हैं। कुछ बच्चे इंग्लिश में डरते हैं, कुछ मैथ में डरते हैं। पहली बात तो मैं एक बात कहूँगा कि आप सिविल सर्विस की तैयारी करने जा रहे हैं तो डरने की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यदि आप डरते हैं तो फिर प्रशासन कैसे करेंगे। इसलिए डरना किसी भी चीज़ से नहीं है। हाँ, किसी विषय का कम ज़्यादा ज्ञान तो हो सकता है, ठीक है भाई। मान लो आप हिंदी मीडियम के हैं तो मे बी कि इंग्लिश उतना अच्छा ना हो जितना आपका हिंदी मीडियम, लेकिन डरने की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यदि आप, मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि देखिए इंग्लिश से बहुत दूर भागने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब आप सेलेक्ट होते हैं तो बहुत सारे एक्ट ऐसे हैं जो आपको इंग्लिश में ही पढ़ने हैं। मान लो जीएसटी डिपार्टमेंट में हो गया तो अब देखिए जीएसटी एक पूरा इंग्लिश में है, वो ठीक है उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी है, लेकिन जब कभी भी समझना है तो आपको इंग्लिश में, आपको तो इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो आप जब भी ट्रेनिंग करेंगे तो आपको जब भी जो भी एक्ट पढ़ाया जाएगा वो ओरिजिनली इंग्लिश में होगा, ठीक है। समझाने के लिए हिंदी का इस्तेमाल ज़रूर किया जाएगा, लेकिन एक्ट जनरली सारे इंग्लिश में होते हैं। तो मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश अच्छा होना ही चाहिए। तो बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कई बच्चे खासतौर से हिंदी बेल्ट के जो बच्चे हैं उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक ही बात कहती है कि सॉल्यूशन मैं ही हूँ, यानी प्रॉब्लम में से ही सॉल्यूशन आपको ढूंढना है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको याद करना ही करना है, ठीक है ना। आप ईडियम फ्रेजेस याद कर लीजिए, वोकैबुलरी याद कर लीजिए, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट करना सीख लीजिए, पार्ट ऑफ स्पीच, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, क्या बहुत बड़ा कठिन काम है। कॉम्प्रहेंशन प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा। जितनी अच्छी इंग्लिश होगी आगे जाके आप ही को फ़ायदा है, क्योंकि कई बार जब आप बन जाएंगे तो आप देखेंगे तमाम अदर डिपार्टमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से जो लेटर आते हैं वो इंग्लिश में आते हैं, तो दिक्कत तो आएगी यदि आपकी इंग्लिश अच्छा नहीं है। तो इंग्लिश को हर कीमत पर आपको अच्छा करना है ना। वो बात करते हैं हिंदी की। हिंदी मीडियम के हैं आप, ऑब्वियसली बात है, तो हिंदी के तो सारे सवाल सही होने ही चाहिए, इक्का दुक्का छोड़कर। यदि आप यहाँ 14 टॉपिक हैं, कम से कम 15 से 20 सवाल हिंदी के कम से कम मानकर चलिए। यदि वो भी आपके सही हो गए, यानी हिंदी के 15 क्वेश्चन, कॉम्प्रहेंशन और यदि आप कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग सब जोड़ लेंगे तो 35-40 सवाल सही करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। पहले शुरू में तो सीसेट के नंबर जुड़ते थे, लेकिन अब तो क्वालिफाइंग है, तो क्वालिफाई करना बहुत टफ टास्क नहीं है, लेकिन बहुत हल्के में भी नहीं लेना, ये भी बात मैं ज़रूर कहूँगा। तो हिंदी में ज़रा देख लें क्या क्या है। हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप, संधि और समास, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख जाइए। यहाँ से अक्सर करके कई सवाल आते हैं। उसके बाद क्रियाएँ, अनेकार्थी शब्द यानी कि कई शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली आपको पढ़ने हैं, क्लियर। उसके बाद मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, तत्सम एवं तद्भव, देशज विदेशी शब्द, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, ठीक है। अर्थबोध, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ और उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ, ये 14 टॉपिक हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि जो हिंदी की कोई भी स्टैंडर्ड बुक जो भी मार्केट के अंदर हो, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं आज की तारीख में, बहुत अच्छी बुक्स हैं मार्केट के अंदर। बस एक स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए, उसको बार बार पढ़िए, प्रयास कीजिए कि मेरा हिंदी में से कोई सवाल गलत ना हो। ये प्रयास करेंगे तो जाकर कहीं इक्का दुक्का सवाल गलत होगा, लेकिन फिर भी आप फाइट में होंगे, आप इस पेपर को बहुत आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। दोस्तों, मेरा आपसे पुनः आग्रह है, हिंदी, इंग्लिश,
इन सब पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, मैथ पर अच्छे से ध्यान दीजिए, रीजनिंग पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। ये सारी चीज़ें आपको जब आप सेलेक्ट होंगे तो काम आएंगी। जितना अच्छा आपका हिंदी इंग्लिश होगा उतना आपको काम आएगा, मैथमेटिक्स काम आएगा, कम्युनिकेशन स्किल काम आएगा, डिसीजन मेकिंग काम आएगा। इसलिए सीसेट का जो इसको लगाने के पीछे रीज़न क्या था भाई, पहले तो ऑप्शनल होता था लेकिन इसको लगाया है सीसेट को। क्यों लगाया? क्योंकि एक सिविल सेवक को डिसीजन लेने होते हैं, ठीक है, और डिसीजन लेते समय बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो सीसेट का जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, ये इस बात को दिमाग में रखकर बनाया गया है कि एक सिविल सेवक को कैसे अपने एप्टीट्यूड का इस्तेमाल करना है डिसीजन लेते समय। तो दोस्तों इस पेपर को भी बहुत अच्छे से गहराई से पढ़िए। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियोस में मैं आपको मेंस के जो 8 पेपर हैं उनके विषय में डिटेल से बताऊंगा, इसलिए वो सभी हर पेपर पर मेरा एक वीडियो होगा। इसलिए 8 पेपरों के 8 वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उसके बाद फिर मैं इंटरव्यू के विषय में आपको समझाऊंगा। तो लगभग 11-12 वीडियो का ये पूरा एक सेट है। यदि आप सिविल सेवा के बारे में कम से कम उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो एक भी वीडियो मत छोड़िएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपको मेंस के जीएस के पेपर के बारे में, हिंदी और ऐसे के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।